तो कैसे हैं आप लोग? टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एनडीए सेकेंड 2025 क्वेश्चन पेपर. In this lecture series, we are going to cover what would be the best approach to solve the question paper and how to clear your cutoff with a good margin with limited knowledge. Because क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकालना है और हमें पेपर को क्वालिफाई करना है, ठीक है, एक अच्छे मार्जिन के साथ. 76 से स्टार्ट करते हैं. Who among the following presided over the first session of All India Kisan Sabha in Lucknow in April 1936? ये क्वेश्चन फैक्चुअल है. पहला चीज़ आपको पढ़ने में ही आ गया होगा, ठीक है. दूसरी चीज़ है ये हमारा एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री की जो है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है. ऑल इंडिया किसान सभा काफ़ी नोन है, ठीक है. 1936 में बना था. ये लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है. और ये इनके जो 4 ऑप्शन दिए गए, सहजानंद सरस्वती, आरजी रंगा, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण. तो आप बता सकते हो ऑल इंडिया किसान सभा किसने बनाया था? सहजानंद सरस्वती, ठीक है. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ व्हाट यू वुड टू डू, आपको क्या करना है अब? ऑप्शन जो बी हैं, ऑप्शन सी हैं, ऑप्शन डी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, ठीक. इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़िए और कोशिश करिए यहीं पर आप लिख लो, ठीक है. अपने जो भी पेपर हैं उसमें ही आप लिख लो, सो डैट व्हेन यू रिवाइज योर PYQs सो आपको रिसर्च दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है. अगर उनको कुछ अच्छा, चलते हैं अपने सेशन पे आते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट? ये भी काफ़ी नोन है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट. तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए. ज्योतिबा फुले के बारे में दिया गया, स्वामी विवेकानंद के बारे में दिया गया, EV रामास्वामी नायकर के बारे में दिया गया एंड BR अम्बेडकर के बारे में दिया गया. देखो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है. पहले चीज़ देखो, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर्स पूछे गए हैं. अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो क्या करना है. ज्योतिबा फुले इज नोन टर्म, काफ़ी नोन है, गॉट इट. स्वामी विवेकानंद भी बहुत नोन है, गॉट इट. BR अम्बेडकर भी काफ़ी फेमस एंटाइटी है और काफ़ी नोन एंटाइटी है, ठीक है. मतलब एक ऐसे काफ़ी फेमस पर्सन है. बट EV रामास्वामी नायकर, वाई द UPSC नॉट मेंशन द महात्मा गांधी? या फिर महात्मा गांधी के नाम देने के बजाय यहाँ पर ऐसे कोई पर्सन का नाम क्यों नहीं दिया गया जो बहुत ज़्यादा फेमस हो? इन्होंने इनका ही नाम क्यों दिया? क्योंकि अमंग द 4 ऑप्शन EV रामास्वामी जो है, नायकर जो हैं, वो इतने फेमस नहीं हैं. और दूसरी चीज़ है ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है. चलिए अच्छा, ये भी नहीं पता तमिलनाडु के, लेकिन आप ये तो देख लो ना कि ये रिसर्च से लेके आएंगे. ज्योतिबा फुले समझ में आता है, ठीक है. स्वामी विवेकानंद समझ में आता है, BR अम्बेडकर समझ में आता है, बट EV रामास्वामी नायकर है ना. अमंग द फेमस एंटाइटी एक यूनिक एंटाइटी मिल रही है, तो यूनिक एंटाइटी क्यों डालेगा UPSC जब उसको गलती करना होगा? ऑफकोर्स की बात है, वही आंसर होगा हमारा. तो आप ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरी ऑफ द लैंड्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर मेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल? ओके ओके, सो इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है. अच्छा, आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड. देखो ये तो नोट्स मेरे पास खुद के नोट्स हैं, तो उसमें ये चारों मेंशन है. बट अगर जैसे नहीं पढ़ा है आपने, चारों को ही नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो साइंस की जो एंशंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आप एक बार हिंदी वर्जन ज़रूर देखें. कभी कभी क्या होता है, आपको जब कोई भी वर्ड्स होता है उसको समझने में आपको बेटर यू कैन ईजिली टैकल, है ना, मतलब समझ सकते हो आप आसानी से. जैसे कि इसमें देखिए लिखा हुआ है, चोल शिलाखे ने भूमि की कई श्रेणियों का उल्लेख किया, ठीक है, जिसमें से निम्नलिखित कौन सी विद्यालयों के रखाव के लिए थी? अब आप बताओ. तो इन्होंने लिखा हुआ तिरुनाम टुक्कणी, ओके, शाला भोग, ओके, विल्लन वगई, ओके, पल्ली छंदम. आप बताओ, शाला भोग कुछ समझ में नहीं आ रहा? शाला, पाठशाला पढ़ते हो ना, पाठशाला, कुछ समझ में आ रहा है? देखो आपको ये कि वर्ड ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, वर्ड ब्रेकिंग आपको करनी पड़ेगी. एंशिएंट के क्वेश्चन कई ज़्यादा ऐसे होते हैं जो वर्ड ब्रेकिंग से आपको हो जाएंगे, ठीक है. शाला से समझ में आ रहा है? शाला समथिंग रिलेटेड टू स्कूल, शाला मतलब पाठशाला, ठीक है. तो यू कैन गो विद द ऑप्शन बी. कितना ईजी क्वेश्चन था, देखने में टफ लग रहा होगा बट ईजी था, नहीं था. ओके, नेक्स्ट चलते हैं 79 क्वेश्चन नंबर पे. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी स्टेटमेंट अबाउट द होम रूल लीग आर करेक्ट? द फर्स्ट वन इज लोन मन्या तिलक
set up the Home Rule League at the Bombay Provincial Conference held at Belgaum in April 1916. Annie Besant announced the formation of a Home Rule League in September 1916 to avoid the friction. Tilak League was to work in Maharashtra, excluding Bombay City, Karnataka, and Central Provinces and Bihar, and the Besant League were given charge of the rest of the India. अच्छा, ओके, होम रूल लीग के बारे में क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अच्छा, इसको डील करते कैसे करना है। लोकमान्य तिलक सेट अप द होम रूल लीग एट द बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट बेलगाम इन अप्रैल 1916। सबसे पहला चीज़ है लोकमान्य तिलक, पहला फैक्ट हमारा है, ठीक। दूसरा फैक्ट है बॉम्बे में, मतलब बॉम्बे एट द बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, ठीक। तीसरा हमारा है बेलगाम, क्या पता ये बेलगाम में ना हुआ हो। और दूसरी चीज़ है ये अप्रैल 1916 दिया गया है, ठीक है। दिया नंबर ऑफ फैक्ट्स और सारे फैक्ट्स करेक्ट हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अन्नी बेसेंट अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग इन सितंबर 1916, ठीक है भाई, ये भी दो फैक्ट है हमारे लिए, यहाँ पर दो फैक्ट हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2 फैक्ट और यहाँ पर मल्टीपल फैक्ट। अच्छा, टू अवॉइड द फ्रिक्शन तिलक्स लीग वॉज टू वर्क इन महाराष्ट्र। ओके, इन्होंने देखो ब्रैकेट में ये क्यों मेंशन किया हुआ है, इंक्लूडिंग द बॉम्बे सिटी, ओके, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार, एंड द पेशेंट्स लीग वॉज गिवन द चार्ज ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया। देयर आर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जिनके दिमाग में ये कॉमेंट आउट आ रहा होगा, सर यहाँ पर महाराष्ट्र तो दिया गया है, ठीक है, कर्नाटका दिया गया है, सेंट्रल प्रोविंसेस दिया गया है, बिहार दिया गया है, क्या पता इसमें से सेंट्रल प्रोविंसेस या बिहार ना हो या कर्नाटका ना हो या महाराष्ट्र ना हो। तो यूपीएससी सच काइंड ऑफ थिंग्स कभी नहीं करता है। पहली चीज़, अगर उन्हें कोई भी ब्लंडर करना होगा तो बहुत वाइड ब्लंडर करेंगे, अगर वो नहीं करना चाहेंगे तो इस चीज़ पे वो नहीं करेंगे। अगर इन्होंने महाराष्ट्र दिया गया है, कर्नाटका दिया गया, सेंट्रल प्रोविंस दिया, बिहार दिया गया, तो करेक्ट दिया है वो, ठीक है। अगर इनको गलत करना होगा तो ये चारों में से चारों ही गलत करेंगे या इंटरचेंज कर देंगे, या मतलब जैसे कि तिलक की को रेस्ट ऑफ द इंडिया का दे देंगे और बेसेंट का जो है वो इनको दे देंगे, मतलब इंटरचेंज कर देंगे। ये नहीं करेंगे कि महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, सेंट्रल प्रोविंस है और बिहार नहीं दिएगा। ऐसी टाइप की यूपीएससी कभी मिस्टेक नहीं करता है, ठीक है। तो यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द यूपीएससी कि जो पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं वही पैटर्न को वो हमेशा फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि इन्होंने देखो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग द बॉम्बे सिटी भी दिया गया है, और दूसरी बात ये टेक्निकली भी करेक्ट है। तिलक सही बात है, उन्होंने 4 जगह पे थे, और जो लीग अन्नी बेसिन का लीग था वो काफ़ी वाइडर था एज़ कम्पेयर टू तिलक। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ओके, थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड में अच्छा आप बताओ कि मैं कह रहा हूँ कि एक में 5 फैक्ट्स हैं, एक में 2 फैक्ट्स हैं, चांसेस कहाँ पर ज़्यादा हैं गलत होने के? ऑफकोर्स की बात है पहला वाला। तो पहला वाला अगर मैं काट दूँ, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं काट दूँ तो वी कैन डायरेक्टली कम टू अवर आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसको धीरे से मतलब स्लो में आप करके सुनिए आराम से, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, आपको क्वेश्चंस की बारीकी समझ में आएगी, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो समझ में आएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द कॉन्सेप्ट, मतलब अगर ये चीज़ समझ में नहीं आता है तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो अपने डाउट्स को, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टैकल इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज नॉट करेक्ट? पूछा गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, नॉट करेक्ट। नॉट पे आप हमेशा एक ब्लॉग बना कर रखोगे क्योंकि सिली मिस्टेक्स को हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पूछा गया है, ही वॉज अ प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज कलकत्ता, ओके। ही वॉज अ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल, ही वॉज अ सेक्रेटरी टू द बेथुन स्कूल, एंड ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द विडो रिमैरिज एसोसिएशन। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर काफ़ी नोन एंटाइटी हैं। तो ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द संस्कृत कॉलेज कलकत्ता, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओह सॉरी, अच्छा नहीं, देखो मैं भी वही मिस्टेक कर रहा हूँ, नोन उन्होंने पूछा नॉट करेक्ट, ठीक है। तो हाँ ये तो करेक्ट है। ही वॉज अ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, अच्छा, ही वॉज अ सेक्रेटरी टू द बेथुन स्कूल, ओके। तो ये है, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द विडो रिमैरिज एसोसिएशन, इनके फाउंडर हैं। देखो अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ये तो हो गया नॉलेज पे कि ठीक है मुझे पता था या आपको भी पता था, तो आपने बता दिया ही वॉज द फाउंडर ऑफ द विडो रिमैरिज एसोसिएशन। अगर नहीं पता तो ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द संस्कृत कॉलेज। भाई देयर आर नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे भाई, एक कॉलेज में एक स्कूल बना हुआ है, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल हो सकते हैं। मतलब एक टाइम, इन्होंने टाइम पीरियड तो मेंशन नहीं किया कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उन्होंने कहा प्रिंसिपल हैं।
ठीक है। तो अब यूपीएससी इतना तो नहीं रिसर्च करेगा कि ना कि प्रिंसिपल हैं कि नहीं हैं, मतलब प्रॉपर उन्होंने लिस्ट निकाले संस्कृत कॉलेज की जितने भी हैं, फिर उसके बाद उनको देखे कितने प्रिंसिपल है, तो इतनी रिसर्च तो नहीं करेगी ना। ऑफकोर्स की बात है, एक जनरल में करेक्ट होगा। कह रहा है ही वॉज आ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर, हो सकता है अपने टेन्योर में कभी गवर्नमेंट इंस्पेक्टर रहे हों, मे बी। ही वॉज अ सेक्रेटरी, इसमें ये भी नहीं मेंशन है, देखो सेम विद द प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो सकता है। बट ही वॉज अ फाउंडर, दिस इज अ फैक्ट। भाई फाउंडर तो कोई पर्टिकुलर ही बंदा ही होगा ना। आप समझ रहे हो लॉजिक क्या करना चाह रहा हूँ मैं? लॉजिक मेरा ये है कि आप फैक्ट पकड़ो बस, कि जिस क्वेश्चन में फैक्ट हो, फैक्ट्स आर जनरली रॉन्ग, करेक्ट, इसी चीज़ को आपको पकड़ना है। 1 3 1 ऑप्शन ए बी सी में फैक्ट नहीं थे, पर डी में फैक्ट है। क्या पता भाई, हो सकता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडर ना रहते हुए कोई और बंदा हो। समझ में आ रहा है? इसी चीज़ को हमें समझना है। नेक्स्ट चलते हैं। मैच द लिस्ट वन एंड द सेकेंड एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। विष्णु शास्त्री पंडित, करसनदास मूलजी, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड राजा राम मोहन रॉय। सो सोशल वर्क्स भी पूछे गए हैं। विष्णु शास्त्री पंडित ने क्या बनाया था, करसनदास मूलजी ने क्या बनाया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या थे, और राजा राम मोहन रॉय। वी ऑल नो वेरी वेल कि राजा राम मोहन रॉय किससे रिलेटेड करते थे, है ना। तो ये ऑप्शन डी का जो है 1 के साथ जाएगा, हमें ये तो पता ही है। ए का 2 हो गया। विष्णु शास्त्री पंडित जो है विद्रोह डिमेरिज एसोसिएशन, देखो यहाँ पर ही आ गया, देखो वाओ कितना, ये भी एक दुख, आप एक लॉजिकल है। 80 क्वेश्चन नंबर जो है 81 में उसका आंसर है, या 81 में आपका जो आंसर है वही 80 में है। अब यहाँ पर देखो इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर विडो रीमैरिज एसोसिएशन है और यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में मेंशन ही नहीं है, बट यहाँ पर विडो रीमैरिज एसोसिएशन है, मतलब इनमें से कोई एक होगा ना, मतलब इनमें से, तो इसका आंसर तो समझ में आ गया ना, यही हुआ। देखो डायरेक्ट है कि नहीं है। तो मैंने कहा ना ये चीज़ें वर्क करती हैं, ये स्किल वाकई में वर्क करती हैं। इसमें आपको देखो कितनी ही नॉलेज लगी, आप बताओ क्वेश्चन नंबर 80 में कितनी नॉलेज लगी, क्वेश्चन नंबर 78 में कितनी नॉलेज लगी, आप बताओ 77 में कितनी नॉलेज लगी। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर आपके पास नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है उस चीज़ की पर्टिकुलर, तो आपको पैनिक नहीं करना है, उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना ज़रूर है, अपना एक लॉजिक ज़रूर लगाना है। यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 77 क्वेश्चन नंबर में आपने देखा कि अगर मुझे नहीं पता है, बट इन्होंने ये क्यों मेंशन किया हुआ है, ईवी रामास्वामी नायकर, यूपीएससी ने कहीं ना कहीं ऑप्शन पे रिसर्च होगी या करेक्ट होगा, तभी तो उन्होंने डाला हुआ है एक यूनिक स्टेटमेंट में। सेम विद द 78, अगर आपको वर्ड ब्रेकिंग आती है तो आप समझ सकते हो ना, शाला भोग, शाल भोग किससे रिलेट कर रहा है, पाठशाला से हम लोग पढ़ते भी हैं हिंदी में। सेम विद द सोइम रूल, होम रूल लीग के बारे में भी कितना ही ऑप्शन, कितना ही मुझे नॉलेज लगी इसमें, नहीं है ना। यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये स्किल्स आप अगर सीख लोगे, लिटरली मैं बता रहे हैं, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज होगा, यू विल बी हाईएस्ट स्कोरिंग इन द जीएस पेपर, और जीएस से ही आप गुड मार्जिन बना सकते हो, क्योंकि इंग्लिश पे कमांड अच्छे बच्चों जो भी डिफेंस रिलेटेड हैं उनका इंग्लिश पे कमांड होता ही होता है, मैथ्स पे कमांड होता ही होता है, बट जीएस ऐसा है जिसपे हम श्योर नहीं हो सकते कि हाँ इस पर मेरा पूरा कमांड है। बट अगर आप ये स्किल लेके जाओगे तो आई कैन गारंटीड यू विल बी द हाईएस्ट स्कोरिंग इन द जीएस, और आप कट ऑफ को बहुत ईजी वे में सॉल्व करोगे, बहुत ईजी। आपका कभी कभी इंग्लिश का पेपर बहुत टफ बन जाता है, बट आपको पता है कि मैं जीएस में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तो आप एक बैलेंस लेके चल रहे हो, गॉट इट। तो इसी चीज़ को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई होप आई एम, मैं इस चीज़ में सक्सेस में सफल हो भी रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझो और इस चीज़ को लर्न करो, गॉट इट। चलते हैं। अच्छा हाँ, तो बी ऑप्शन करसनदास मूलजी, सत्यप्रकाश इन्होंने निकाला था, ठीक है, एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा, ठीक। तो यू कैन गो विद ऑप्शन बी का ऑप्शन 3 है, तो यू कैन गो विद ऑप्शन सी, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। इन द हरप्पन सिविलाइजेशन ट्रेसेस ऑफ द कैनाल हैव बीन फाउंड एट, कैनाल्स के ट्रेसेस कहाँ मिलते हैं? ऑफकोर्स की बात है, आपको पता है लोथल है, ठीक है, लोथल या धोलावीरा। आप बताओ कैनाल्स के ट्रेसेस कहाँ मिलते हैं इन दोनों में से? आपको पता है भाई, ठीक है। अब अच्छा ठीक है, इस पर रिसर्च कैसे करें? बनसवली कहाँ पर है? ठीक, ये सॉर्टू गई कहाँ पर? लोथल तो गुजरात में ही है, ठीक है, धोलावीरा भी गुजरात में है, बनसवली हरियाणा में है, ठीक है, सॉर्टू गई आई थिंक पाकिस्तान में, देख लेना, ठीक है, आई थिंक पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स टू इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिगिनिंग विद द अर्लीस्ट पैटी रीटा मुंडी, एंटोनियो मॉन्सेरेट एंड दिस
ये इनका नाम काफ़ी टफ है ना, इब्न बतूता। ओके, पीटर मुंडी हमारे कब आए थे? याद करिए किस समय आ सकते हैं, ये शाहजहाँ के समय में आए थे, और शाहजहाँ का टाइम पीरियड आपको वेरी वेल पता होगा, 1620s के आसपास ही क्या टाइमिंग है, ठीक है। अंटोनियो मॉन्सेरेट क्या कब आए थे? तो ये अकबर के समय आए थे, ठीक है। अगर आपको रूलर्स के नाम भी पता है तो वेल एंड गुड, आप कर लोगे। इब्न बतूता कब आए थे? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। गॉट इट। तो सबसे पहले ही हमारे ये हो गए। अगर मैं कह रहा हूँ आपको थर्ड वाला नहीं पता होगा, हो सकता है थर्ड वाला काफ़ी टफ है, मुझे भी नहीं पता है, ठीक, बट ये 3 के मुझे पता है। 4 सबसे पहले आएगा, इतना तो समझ में आ गया ना कि 4 सबसे पहले आएगा इन दोनों में से, बट यू कैन गो विद ऑप्शन सी। इतना टफ क्वेश्चन है, बताओ। इब्न बतूता इज़ क्वाइट फेमस एंटाइटी, और आपको PYQs के कोई ना कहीं पर ये ज़रूर मिल जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, पीटर मुंडी, एंटोनियो मॉन्सेरेट, इनमें से अगर आपको एक भी पता है तब भी आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम नॉट एसोसिएटेड? IMF, economic recovery after the Second World War, International Bank for the Reconstruction and Development, establishment monetary system based on the floating exchange rate। नॉट लिखा है ना, इससे तो थे ही, ठीक। इकोनॉमिक रिकवरी हो सकता होगा, ये भी थे। हमारा आंसर ये होगा भाई, फ्लोटिंग रेट, एक्सचेंज रेट, टाइम भी तो देखो ना, मतलब समझ में आ रहा ना। हम सेंगुट्टवन इज अ नेम ऑफ अ पांड्यन रूलर चोला किंग मिनिस्ट्री इन द सतावनास कोड एंड द कैपिटल सिटी ऑफ द चेराज। तो आप बताओ। हेयर आई थिंक ये वैसे हैं तो चेरा किंग है ना, बट यहाँ पर पांड्या दिया गया, चोला किंग दिया गया, मिनिस्ट्री इन द सतावनास कोड एंड द कैपिटल सिटी ऑफ द चेराज। इसमें से वैसे आंसर चारों ही गलत हैं, मे बी चेक करना आप इसका आंसर क्या है करेक्ट, बट चेरा आई थिंक मुझे लगा सेंगुट्टा वन जो है वो चेरा किंग है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। नेक्स्ट चलते हैं। रामाचरित्र द एग्जाम्पल ऑफ द दृश्य काव्य टेलिंग टू स्टोरी साइमल्टेनियसली वर रिटन बाय शुभंधु भट्टी, संध्याकर एंड द कम। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार, अगर होता तो ठीक है, ना तो स्किप कर देते हैं। रामचरित एक दयाश्रय काव्य है, दयाश्रय काव्य का उदाहरण है, ओके, जिसमें एक साथ 2 कथाएं कही गई हैं। इसके रचयिता हैं शुभंधु भट्टी, संध्याकर या कम्बन। काफ़ी फैक्चुअल है, आप बेटर स्किप ही करो, ठीक है, आपको स्किप करना है ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एस्टैब्लिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? वेरी वेल, आई थिंक यू ऑल अवेयर अबाउट इट, पिट्स इंडिया एक्ट्स, जहाँ पर डुअल गवर्नमेंट की बात चल रही थी। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज लेड द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ? सो व्हाट वुड बी द आंसर? गुरु गोविंद सिंह, काफ़ी फेमस है, खालसा पंथ की इन्होंने ही फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लान इज आल्सो नोन एज महालनोबिस प्लान? बहुत फेमस है ये, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। अच्छा, पहले को क्या बोलते हैं आप बताना कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द ईयर्स ऑफ द एनुअल प्लान? एनुअल प्लान का कौन से ईयर्स हैं? तो ये हैं 66 से 69 तक, इनके बीच में जो है ये एनुअल प्लान चल रहे थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिक्स समिट। द फर्स्ट ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड इन ब्राज़ील, ओके। द ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 3 ओकेजन। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे क्या करें इसमें? 91 ब्रिक्स समिट के बारे में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो कैसे करें? कह रहा है द फर्स्ट ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड इन ब्राज़ील, फैक्ट है, ठीक, काट दो। कह रहा है ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 3 ओकेजन, दिस इज आल्सो अ फैक्ट, काट दो। यू कैन गो विद ऑप्शन डी, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। प्लेसिंग द अर्लिएस्ट फर्स्ट, अरेंज द following international events in the chronological order. Introduction of the WWW, adventure of the intercontinental ballistic missile and launching of the first communication satellite. Okay, this is also a tough question, better you can skip, क्योंकि क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल है। ऐसे क्वेश्चन में आप निगेटिव में जाओगे तो बेटर है आप स्किप करो, क्योंकि कोई लॉजिक का आप नहीं करना यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट? राइट टू वर्क, प्राइवेसी एंड राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन द एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 18 ईयर्स, ओके, ठीक है। राइट टू वर्क एंड राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट, ठीक है, काफ़ी फेमस है, तो 2 हमारा तो है ही है, ठीक। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन द एज ब्रैकेट ऑफ 6 to 18, दिस इज अ फैक्ट,
थोड़ा सा मतलब 6 to 18 फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। एज थोड़ा इन्होंने गलत दिया हो गया, तो 3 वाला मैं काट सकता हूँ। अगर मैं 3 वाला काट दूँ तो देख रहा हूँ मैं, या तो आई राइट टू वर्क एंड राइट टू प्राइवेसी, तो यू कैन गो विद द ऑप्शन सी, क्योंकि राइट टू वर्क एक फंडामेंटल राइट नहीं है। आई थिंक राइट टू वर्क इज़ अ DPSP में आएगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट तो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फ्लैग्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। द फ्लैग ऑफ द EU हैज़ अ सर्कल of the gold star on the white blackboard. The flag of the UN carries 2 pairs of the only 3 branches, and the Asian flag carries blue, red, white and yellow colors. सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस को कैसे डील करें, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। फ्लैग्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो कैसे अटेम्प्ट करना है इसको? आप प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करो, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन कुछ किए हैं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, वही आप लगाओ। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एक करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 3, ठीक, करेक्ट। 2 करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी 3 है, ठीक। 3 करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, और एक भी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1 ही है, गॉट इट। तो ये तो हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन 3 कट गया। या तो आप बी के साथ जाओ या तो सी के साथ जाओ। देखो इतने अब बताते हैं बी और सी में कैसे जाओगा। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ो फिर से। द फ्लैग ऑफ EU हैज़ अ सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। फिर कह रहा है कि अ फ्लैग ऑफ द UN कैरीज 2 पेयर ऑफ द ओलिव ट्री ब्रांचेस। फिर ये कह रहा है कि कैरीज ब्लू, रेड, वाइट, येलो कलर, ठीक है। मैंने पहले बोला था कि UPSC कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपको 2 चीज़ें सही दे और तीसरे अगर उसमें कॉमा लगा के दे रहा है तो गलत देते हैं। जैसे यहाँ पर ब्लू रेड दिया गया, वाइट एंड येलो दिया गया, तो ये नहीं करेगा कि ब्लू रेड और वाइट होगा बट येलो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। गलत करेंगे तो पूरा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर हम कह रहे हैं कि एक आश्रम का फ्लैग है जिसमें कि कुछ कलर्स है, तो ऑफकोर्स की बात है वो कलर्स करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं मानता, मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि कलर्स तो हो सकते हैं ना, आश्रम के फ्लैग में कलर्स होंगे। अगर उन्होंने 2 कलर्स 4 कलर्स के बारे में चारों गलत नहीं देंगे, हम कह रहे हैं हमें ये भी नहीं पता, ठीक है। फैक्ट दिख रहा है, फैक्ट पे काट दो। फ्लैग ऑफ द यू कैरीज 2 पेयर्स ऑफ द ओलिव ट्री का ये भी फैक्ट है, काट दो। द फ्लैग ऑफ द दिस, ठीक है। द फ्लैग कह रहा है यू हैज़ अ सर्कल ऑफ द गोल्ड स्टार ऑन अ वाइट ब्लैकबोर्ड, ठीक है। ये फैक्ट थोड़ा कम है, मतलब आपके तीनों फैक्ट गलत नहीं करेगा ना UPSC। अगर उन्होंने क्वेश्चन बना रहे हैं कोई भी चीज़ पे तो तीनों फैक्ट नहीं गलत करेगा, एक तो इसमें सही करेगा। तो यू कैन गो विद द ऑप्शन ए ना, सॉरी ऑप्शन बी ना, कि एक तो करेक्ट होगा इन 3 में से। आप जाओ 50-50 में गलत होगा, 90% मैं श्योर हूँ। हो सकता है इसका आंसर बी भी हो सकता है सी भी हो, ठीक है। आप चेक करके देख लेना। फिर द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद द डिसेंट्रलाइजेशन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि नॉट, फिर से आ रहा है नॉट। तो बलवंत राय मेहता कमेटी यहाँ है, अशोक मेहता कमेटी भी रिलेट करते हैं, LM सिंघवी भी करते हैं, अभिजीत सेन जो है ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो आंसर डी, ठीक है। मैंने 95 क्वेश्चन किए हुए हैं। नेक्स्ट जो कोई बाकी के क्वेश्चन जो है हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक आपको कितना समझ में आया आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओ। अपने डाउट्स हैं वो क्लियर आप करो, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक। ये स्किल आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के जितना जैसा पेपर बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो रहा है, पेपर बहुत लेंदी हो रहा है, ठीक है। अगर आप ये स्किल सीख लेते हो तो कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको देखना नहीं है, सिर्फ आप आँख बंद करके भी लगा सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, तो वो टाइम को आपको कहीं और यूटिलाइज़ करना है। समझ में आ रहा है? तो ये स्किल आपको मस्ट है सीखना, ठीक है। अभी हम स्किल की बात करते हैं, फिर कभी हम अगर इस सेशन के साथ आएंगे, यही क्वेश्चन के साथ आएंगे, तो तब हम नॉलेज की बात करेंगे, क्योंकि नॉलेज आपके पास सभी के पास है, मैं मान के चल रहा हूँ। बट ये स्किल बहुत ज़रूरी है सीखनी, समझ रहे हो? तो ये स्किल आप सीखो, ठीक है। बाकी आपको कैसा लगा प्लीज़ मेंशन इन योर कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।